हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका ब्लास्ट एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस की स्टडी में। तो बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली जीएसईबी जो गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्लासेस है। सीबीएसई के लिए अलग से क्लासेस होगी और बहुत जल्द उन क्लासेस का आपको अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा। क्या सिलेबस होगा सब कुछ आपको डिटेल में एक यूट्यूब पे ही वीडियो आएगी, उसमें सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ये जो क्लासेस है वो स्पेशली जीएसईबी गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्लासेस है कंप्यूटर साइंस की। तो चलिए बच्चों, आज अपना चैप्टर नंबर 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं जीएसईबी स्टूडेंट के लिए। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने HTML फॉर्म्स कैसे बनाते हैं यूजिंग नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर एंड कंपोजर एज अ टेक्स्ट एडिटर अपन ने कैसे फॉर्म बनाते हैं वो हमने सीखा था। फॉर्म का इम्पोर्टेंस क्या होता है, डे टू डे लाइफ में फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो सब अपन ने इसके पहले जो चैप्टर था क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग कंपोजर, उस चैप्टर में अपन ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख के आओ। मतलब कुछ पाँच छः जैसे वीडियो है, वो आप पहले देख के आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट में। बच्चों, कई महीनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आई एम दिल से सॉरी। ठीक है, मुझे दिल से सॉरी, कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इतना लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब से वीडियो डिले नहीं होगी, वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी यूट्यूब पे अपने चैनल ब्लास्ट एजुकेशन पे। और जैसे आपको पता ही है, ब्लास्ट एजुकेशन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि वेरी लो कॉस्ट में जो स्टूडेंट्स स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको वेरी लो कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे हो मेरे, और बच्चे और दोस्त मतलब मेरे एक टाइप के फ्रेंड ही हो आप। ठीक है, तो बी फ्रेंड लाइक बिहेवियर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले अपन ने जैसे पहले चैप्टर में कवर करा था कि अपन लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक भी करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्रैक्टिकली भी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली भी हो रहा है आपका कवर और थियोरी भी कवर हो रही है। तो चलिए पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 1 में कवर करा था ना, सेम टू सेम अपन इस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं वैसे ही। ठीक है, तो पहले अपन टेक्स्ट बुक की थ्योरी करेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक आपको कुछ ऐसी दिखेगी। टेक्स्ट बुक आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ये चैप्टर नंबर 2 है, गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के लिए ही है और स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो अभी 12th क्लास में आए हैं उनके लिए ही है ये। ठीक है, और जो रिसेंटली 12th क्लास में है उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोर्ड में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ये चैप्टर में से आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, ये चैप्टर में से भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इसके पहले वाला जो चैप्टर था क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर, उस चैप्टर में से भी काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे गए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले अपन टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में ये क्या, चलिए लाइन टू लाइन करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अच्छा ये क्या बोल रखा है, चलिए टेक्स्ट बुक में शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, इसका प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और CSS allows you to specify styles
for the visual elements of the website. It helps us to keep the information content of a document separate from the details of how to display it. This detail of how to display the document is known as style. ये लाइन अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक. It helps us to keep the information content. It helps us to keep the information content of a document separate from the details of how to display it. This detail of how to display the document is known as style. इस लाइन को पूरा अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. पहले आप इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा. ये लाइन ऑलरेडी बोर्ड के एमसीक्यू में आ चुकी है, ठीक है, गुजरात बोर्ड में, ठीक है. अच्छा, स्टाइल्स स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर पेज एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन. कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट हेल्प्स अस टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग. ये तीनों पॉइंट अंडरलाइन करिएगा. अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग, यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड, ठीक है. ये तीनों के तीनों पॉइंट अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन HTML, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट कंटेंट ऑफ सम पैराग्राफ tag P to appear in bold, then we have to insert the bold tag B every time the P tag appears in the source code. If the website is large, repeating the tag every time becomes tedious and time consuming. But using CSS, we can set all element types to appear in a style as per our choice. So even if we have more number of p tags in the website, using CSS we can set the style for all the p tags at once. मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने जो पहला जो चैप्टर था हमने क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर, इसमें हमने सिखाया था कि आपको HTML फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है. अच्छा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक HTML फॉर्म बनाया था विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, एंड हमने दूसरा एक HTML फॉर्म बनाया था विद द हेल्प ऑफ कंपोजर, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि हमने उस फॉर्म में टाइटल दिया था. हमने टाइटल दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का एक हमने टाइटल दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है. लेट्स सी, अगर मेरे पास पड़ा है तो वो फॉर्म तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है. मैं चेक कर लेता हूँ पड़ा है कि नहीं पड़ा वो फॉर्म. यहाँ पे कहीं पे ही होना चाहिए वो माई फॉर्म नाम का, ठीक है. ये रहा, देखो 2 मिनट वो लोडिंग हो रहा है, ठीक है. देखो ऐसा हमने एक HTML फॉर्म बनाया था, आपको याद हो तो, विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कंपोजर हमने ऐसा ही एक फॉर्म बनाया था, ठीक है, आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन. ये हमने क्या दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन. और ये कौन सा हेडिंग है, H1 हेडिंग है. आपको H1, H2, H3, H4, H5 6 टाइप के हेडिंग होते हैं. H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, H2 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 2, H3 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 3, H4 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 4. ऐसे हमने हेडिंग दिया हुआ था. तो ये हमने किस फॉर्मेट में हेडिंग दिया हुआ है, H2 फॉर्मेट में, हेडिंग 2 फॉर्मेट में हमने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है. अच्छा, कई बार क्या होता है कि अपन हेडिंग जो है वो बोल्ड में भी दे देते हैं. बोल्ड, इटालिक, जो भी डिफरेंट स्टाइल्स है उनमें अपन हेडिंग दे देते हैं. अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में मैं आपको ले जाता हूँ. टेक्स्ट बुक में ये क्या बोल रहा है कि स्टाइल्स स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर पेज एलिमेंट ऑन द स्क्रीन. मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे ये
ये हेडिंग एक एलिमेंट है, ठीक है। व्हाट इज हेडिंग? हेडिंग इज अ एलिमेंट। तो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये हेडिंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आपको H2 हेडिंग में दिख रहा है ना, मतलब हेडिंग 2 में दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो ये वही बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टाइल स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर पेज एलिमेंट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्क्रीन पर कैसा दिखेगा वो आपको क्या कहलाता है? वो आपको स्टाइल बताता है। स्टाइल आपको क्या बताता है? स्टाइल आपको ये बताता है कि आपके वेबसाइट पर कोई पर्टिकुलर पेज है, उस पेज में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे हेडिंग हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अपन प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो स्टाइल आपको क्या बताता है? स्टाइल आपको ये बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर पेज में, आपकी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर पेज में एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, ये आपको कौन बताता है? ये आपको स्टाइल बताता है। अभी क्या बोल रखा है? कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट हेल्प्स अस टू। अगर अपन स्टाइल को अलग रखे तो अपना कंटेंट, स्टाइल कैसे मदद करता है अपने कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए? तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है। अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग। अब क्या होता है, कई बार एक ही कोड 2 बार रिपीट हो जाते हैं, मतलब उस कोड का क्या हुआ? डुप्लीकेशन हो गया। वो कोड क्या हो गया? जैसे मान लो मैंने कोड लिखा, ठीक है, मैंने एक HTML कोड लिखा। अब उस HTML कोड को मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अगर CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट ना होता तो मुझे उस HTML कोड को दोबारा रिपीट करना पड़ता, दोबारा डुप्लीकेटिंग करना पड़ता, उसको, उस कोड को डुप्लीकेट करना पड़ता, मतलब उसकी जगह मुझे वैसा ही कोड दूसरी बार लिखना पड़ता। तो वो कोड को मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, इसकी मदद, इसलिए अपन ने क्या डेवलप कर दिया? इसलिए अपन ने CSS डेवलप करा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डेवलप कर दिया। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या कहता है कि आप HTML कोड एक ही बार लिखो, आपको दोबारा वही HTML कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर एक बार HTML कोड लिख दिया, फिर CSS खुद उस HTML कोड का डुप्लीकेशन कर देता है। आपको खुद से दोबारा से वो HTML कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है दूसरे पॉइंट में? यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप हेडिंग जो है वो कई अलग अलग स्टाइल में देते हो, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है, बोल्ड इटैलिक हो गया, ऐसे अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पर्पसेस के लिए आप डिफरेंट स्टाइल यूज करते हो, उसी कंटेंट के लिए, सेम कंटेंट के लिए, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा ना तब आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी आप सुन लो ये सारी चीजों को, और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड, ठीक है। कोड का इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार HTML कोड लिखा, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको CSS अप्लाई कर देना है। CSS अब आपका कोड का मेंटेनेंस करेगा, CSS अब आपके कोड को देख लेगा, ठीक है। आपको दोबारा से वो HTML कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन देखेगा? वो CSS अब आपके HTML कोड को डुप्लीकेशन करता रहेगा। CSS अब आपको दोबारा से वही HTML कोड दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार HTML कोड लिख दिया, आपको फिर क्या कर देना है? CSS अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है, आपने मान लो कि उस वेबसाइट पर जो हेडिंग है, वो मान लो आपने H1 टैग में लिखा, हेडिंग वन आपने हेडिंग 1 में उस हेडिंग को लिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये हमने फॉर्म बनाया था, तो इस फॉर्म में हमने ये जो हेडिंग है, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, ये हेडिंग हमने हेडिंग 2 में लिखा था, H2 फॉर्मेट में लिखा था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे इस हेडिंग में चेंजेस करने हैं, मतलब कि मैंने ये हेडिंग दिया है, तो ये बोल्ड में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? बोल्ड
स्टाइल में दिया हुआ है। मान लो अगर मुझे इसको इटालिक करना है तो, या मान लो ये मैंने जो हेडिंग दिया हुआ है, मुझे इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। मान लो ये अभी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, मान लो मुझे इसको ब्लैक ना देके मुझे इसको ब्लू कलर का बनाना है, ब्लू कलर की हेडिंग देनी है, ठीक है, ब्लू कलर की हेडिंग देनी है, या ग्रीन कलर की हेडिंग देनी है, या रेड कलर की हेडिंग देनी है, तो क्या करोगे? तो क्या दोबारा से सारा कोड लिखोगे क्या? नहीं, अपन तो कोड एक ही बार लिखेंगे। फिर अपन क्या अप्लाई कर देंगे? फिर अपन CSS अप्लाई कर देंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार कोड लिख दिया, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको CSS अप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल, ये यहाँ पे यही बोल रखा है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट कंटेंट ऑफ सम पैराग्राफ टैग P टू अपियर इन बोल्ड, अगर अपन चाहते हैं कि कोई हमारे वेबसाइट में कोई कंटेंट है, मान लो आपकी कोई वेबसाइट है जो एजुकेशन पे है, ठीक है, आपने कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनाई, तो उस एजुकेशनल वेबसाइट में मान लो कोई एक पैराग्राफ, एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपको बोल्ड में अपियर करना है। कैसे अपियर करना है? बोल्ड। बोल्ड क्या है? एक स्टाइल है, जैसे इटालिक, ठीक है, बोल्ड, इटालिक, टाइम्स रोमन, ठीक है, टाइम्स रोमन तो जो कि फॉर्मेट हो गया, बट नॉर्मल ऐसी कुछ स्टाइल्स होती है। तो आपको आपकी वेबसाइट में कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपको बोल्ड में, किसमें? बोल्ड में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको दोबारा से वो वापस से पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, दोबारा से वही कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एक टीडीएस प्रोसेस होगा, एक टफ प्रोसेस होगा, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको कि उस पैराग्राफ को वापस से रिमूव करो एडिटिंग करते वक्त, ठीक है, और फिर आप क्या करो, फिर आप वापस से उसको बोल्ड स्टाइल में लिखो, ठीक है, वो सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एक टीडीएस प्रोसेस होगा। इससे जो बेहतर ऑप्शन है जो दूसरा, वो ये है कि अपन CSS अप्लाई कर दे। क्या अप्लाई कर दे? CSS अप्लाई कर दे, कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई कर दे। क्या अप्लाई कर दे? कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई कर दे। तो CSS उतना फायदा करा देता है कि अपन को दोबारा से वो कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या करना है? अपन को केवल सिर्फ CSS अप्लाई करना है, ठीक है। CSS की मदद से अपन वो सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी कोई वेबसाइट, मान लो आपकी वेबसाइट बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस है आपकी वेबसाइट में, ठीक है, बहुत सारे पेजेस है, और मान लो आपकी वेबसाइट में मान लो कि पांच हेडिंग है, 5 हेडिंग ऐसे है जो H1 टैग में है, हेडिंग 1 टैग में है। आपको उस H1 टैग में मॉडिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? आपको उस H1 हेडिंग 1 टैग में आपको मॉडिफिकेशन चाहिए। तो आप क्या दोबारा से पूरा टैग लिखोगे क्या? क्या आप दोबारा से HTML कोड लिखोगे क्या? नहीं, आप तो एक ही बार HTML कोड लिखो। अगर आप दोबारा से लिखने जाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हुआ, ठीक है। आप तो एक ही बार HTML कोड लिखो, फिर आप क्या अप्लाई कर दो? फिर आप CSS अप्लाई कर दो, कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई कर दो। तो इतना फायदा होता है CSS अप्लाई करने का। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे मैं परफॉर्म करूंगा प्रैक्टिकली, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, thus we can say that HTML is used to describe the information content of the document and not the style, ठीक है। HTML अपन यूज कब करते हैं? जब कोई कंटेंट, हमें कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, इसको अपन को कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में, उस कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू, तब अपन HTML का यूज करते हैं, ठीक है। अपन ऐसा नहीं दिखाते कि ये बोल्ड स्टाइल में लिखा हुआ है, ये इटालिक स्टाइल में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं दिखाते। अपन क्या दिखाते हैं? वो जो आप कंटेंट दे रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो उस कंटेंट के बारे में, वो डिस्क्राइब करते हैं। और उस किसकी मदद से करते हैं? HTML की मदद से करते हैं। अब HTML का फुल फॉर्म क्या था? हमने पहले चैप्टर में बता चुका हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। While CSS describe the styles
ऑफ द एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट एंड नॉट इट्स कंटेंट। अब CSS क्या करता है, CSS स्टाइल को प्रेफरेंस देता है कि आपने उस कंटेंट को कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है, बोल्ड स्टाइल में लिखा हुआ है, इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है, कि कोई और स्टाइल में लिखा हुआ है। वो कौन डिस्क्राइब करता है, वो CSS डिस्क्राइब करता है, CSS डिस्क्राइब करता है। यूजिंग CSS वी कैन कंट्रोल द फॉन्ट टाइप, कौन से फॉन्ट में लिखना है, बोल्ड फॉन्ट में लिखना है, इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, नॉर्मल फॉन्ट में लिखना है, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, CSS कंट्रोल करता है। ये यहां से लेके यहां तक पूरा अंडरलाइन करिएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। फॉन्ट एंड एलिमेंट कलर, मान लो आपकी वेबसाइट में H1, मान लो आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, मान लो मतलब 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट है। आई नो कि उतनी भी बड़ी नहीं है ये वेबसाइट, बट फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो कि आपकी 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट है। अब आपने 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट में पांच H1 टैग लिखे हुए हैं, 5 हेडिंग 1, 5 H1 टैग लिखे हुए हैं। अब आपको उन पांचों के पांचों H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना है, तो आप क्या ऐसा करोगे क्या कि हर एक पेज पर जाओगे, ठीक है, हर एक पेज पर जाके उस H1 टैग को मॉडिफाई करोगे? नहीं, आप तो क्या करोगे, आप तो यही चाहोगे ना कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, आप कम से कम टाइम में उतना आउटकम दे पाओ, ठीक है। तो आप उसके लिए किसकी मदद लेते हो, आप उसके लिए CSS की मदद लेते हो। पेड स्पेसिस, अब ये पता चल जाएगा पेड स्पेसिस क्या होता है, मार्जिन एंड एलिमेंट पोजीशन इन आवर वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, यहां से लेके पूरा, ठीक है, यहां सिंटेक्स से लेके यहां से लेके यहां तक, ठीक है, द सिंटेक्स ऑफ CSS, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में एक बार यहां से सवाल आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा CSS क्या है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो, ठीक है। द सिंटेक्स ऑफ CSS consist of special symbols known as rules. A CSS rule has two main part. CSS जो होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है कि उसका सिलेक्टर, और दूसरा होता है वन और मोर डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या चीज है वो समझ में आ जाएगा, पहले समझो। द सिलेक्टर इज द HTML एलिमेंट, ये अंडरलाइन करिएगा खास करके। सिलेक्टर जो है वो HTML एलिमेंट है ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टर, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर एक HTML एलिमेंट है, क्या है, एक सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर एक HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है जिस पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, जिस पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, वो एक क्या है, वो एक ऐसा HTML एलिमेंट है, ठीक है, HTML एलिमेंट है जिस पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, जिस पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, एक ऐसा एक HTML एलिमेंट होता है सिलेक्टर, ठीक है। डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी associated with the HTML element used in selector and its corresponding value. The general syntax of CSS is defined as जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये क्या है, जनरल सिंटेक्स है, जनरल सिंटेक्स है CSS का, ठीक है। ये H1 क्या है, यहाँ पे देखो ऐसी कुछ फॉर्मेट में दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट में दिखेगा। पहले आपका सिलेक्टर आएगा, सिलेक्टर क्या है, एक ऐसा HTML एलिमेंट है जिस पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या है, H1 है, मतलब आपकी वेबसाइट पर जितने भी H1 टैग होंगे, जितने भी H1 हेडिंग 1, जितने भी हेडिंग 1 टैग होंगे, उन सभी में आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H1 क्या है, सिलेक्टर है। और आपको किस टाइप का मॉडिफिकेशन चाहिए, मतलब क्या आपको H1 टैग में उसका फॉन्ट बढ़ाना है, क्या आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है,
ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी में क्या ले रखा है आपने, कलर। मतलब आपकी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है उसका आपको कलर चेंज करना है, उसका आपको क्या चेंज करना है, उसका आपको कलर चेंज करना है। आप चाहो तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कलर में कौन सा कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये ग्रीन क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब आपकी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है, जितने भी H1 टैग है, उन सभी टैग को आपको मॉडिफाई करना है और उन सभी टैग का कलर आपको ग्रीन रखना है, ठीक है। मान लो आपकी वेबसाइट में 5 H1 टैग है, आपको पांचों के पांचों H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना है। मान लो आपको उन सभी पांचों के पांचों टैग में, उन सभी पांचों के पांचों टैग का जो कलर है वो आपको ग्रीन रखना है। तो आप सिलेक्टर कौन सा सेट करोगे, H1 सिलेक्टर सिलेक्ट करोगे। और कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब आपको किसमें मॉडिफिकेशन करना है, कलर, आपको उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, कलर। और कौन सा कलर रखना है, आप चाहो तो ब्लू भी रख सकते हो, आप चाहो तो रेड भी रख सकते हो, वायोलेट, इंडिगो, कोई भी कलर आप चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। अच्छा, we can easily add CSS using Composer. Let us learn how to add CSS to a web page in Composer. ठीक है, तो चलिए अपन CSS कैसे ऐड करते हैं, CSS कैसे ऐड करते हैं कंपोजर में, वो अपन बताते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको CSS क्या होता है, यहाँ से आपको CSS क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। ये सिंटैक्स ऑफ CSS आई होप ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, कहाँ पे कॉलन यूज होता है, ठीक है। कॉलन के पहले क्या है, कॉलन के बाद क्या है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। बोर्ड में सवाल आया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्टर, मतलब किस टैग में आपको मॉडिफिकेशन करना है और किस टाइप का मॉडिफिकेशन करना है, आपको कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, क्या आप कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन चाहते हो, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में वो लिखोगे। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर लिखोगे, और कॉलन के बाद आप कौन सा कलर चेंज करना चाहते हो, आप ग्रीन कलर करना चाहते हो, ब्लू कलर करना चाहते हो, रेड कलर करना चाहते हो, तो ये ग्रीन, ब्लू, रेड ये सारी क्या हो गई, उसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो चलिए अपन प्रैक्टिकल वाले पार्ट में चलते हैं। प्रैक्टिकल अपन CSS में स्टार्ट करते हैं कि CSS कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन कंपोजर ओपन कर लेते हैं। हमने पहले चैप्टर में कंपोजर, इंट्रोडक्शन टू कंपोजर कंप्लीट कर दिया था विथ प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो कंपोजर के बारे में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या कंपोजर क्या होता है, ठीक है। कंपोजर क्या होता है इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले चैप्टर में। चलिए तो कंपोजर ओपन करते हैं। तो ये कंपोजर ओपन हो चुका है। कंपोजर का कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखेगा आपको जब आप कंपोजर ओपन करोगे तब। और ये टिप ऑफ द डे इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर क्या करना है आपको, CSS अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे आपको CSS लिखा हुआ है, ठीक है, CSS एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मेनू बार है, ये जो फॉर्मेट टूल बार 1 है ना, अब ये फॉर्मेट टूल बार 1 क्या है, फॉर्मेट टूल बार 2 क्या है, ये सब अपन पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तब अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप देख के आओ, या तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट टूल बार 1 में जो CSS, ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास PC है या कंप्यूटर है। और अगर आपने कंप्यूटर या PC में कंपोजर डाउनलोड कर रखा है तो आप मेरे साथ साथ आप
प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने CSS, ये जो CSS एडिटर लिखा हुआ है यहाँ पे, CSS का देखो सिंबल होता है, ये आपको सिंबल भी याद रखना है कि CSS का कंपोजर के अंदर क्या सिंबल होता है। तो CSS का कंपोजर के अंदर ये सिंबल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल होता है, तो ये आपको सिंबल याद रखना है। ठीक है, तो जैसे आप CSS पे क्लिक करोगे तो वो क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर अ टाइटल फॉर द करंट पेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो करंट पेज है, ये जो पेज ओपन है, उसको आपको टाइटल देना पड़ेगा। तो आप क्या टाइटल दोगे, तो जैसे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो जैसे मैंने टाइटल दिया माई CSS। ठीक है, आप कुछ भी टाइटल अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो आप अपने हिसाब से टाइटल रख सकते हो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। फिर ये क्या पूछेगा कि फिर ये पूछेगा आपको कि ये जो फाइल है, ये आपको किस नाम से सेव करनी है। तो ये फाइल हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है कि डॉक्यूमेंट पे सेव करनी है कि डाउनलोड पे सेव करनी है। तो अपन डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं इस फाइल को। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इस फाइल का नाम क्या रखोगे, तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी। जैसे मैं लिख देता हूं माई CSS, और क्योंकि ये HTML फाइल है, HTML फाइल है, तो HTML फाइल को सेव करने का तरीका हमने लेक्चर नंबर 1 में दिखा रखा है। मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें HTML फाइल को सेव करने का जो एक्सटेंशन होता है वो हमने बता रखा है। ठीक है, तो .html आप चाहो तो .htm भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर फाइल को क्या कर दीजिए, आप फिर फाइल को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे, ठीक है, जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, CSS स्टाइल शीट्स। ठीक है, CSS स्टाइल शीट्स नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टाइल्स एंड रूल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंटरनल स्टाइल शीट। अब देखो जो स्टाइल शीट होती है ना, स्टाइल शीट आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप की स्टाइल शीट होती है। जो स्टाइल शीट है वो 3 टाइप की होती है। पहली इंटरनल स्टाइल शीट, दूसरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एंड तीसरी इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तीनों का अलग परफॉर्मेंस होता है। इंटरनल स्टाइल शीट का क्या परफॉर्मेंस है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का क्या परफॉर्मेंस है, इनलाइन स्टाइल शीट का क्या परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है, आपकी खुद की वेबसाइट है। उस वेबसाइट में मान लो आपने 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट है, वो 10 to 20 पेजेस की वो वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट में तो क्योंकि 10 से 20 पेजेस है, अब मान लो आपको पहले पेज में, उस वेबसाइट के पहले पेज ध्यान रखना, पहला जो वेब पेज होगा, पहला वेब पेज में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, मान लो आपकी जो वेबसाइट है उसमें टोटल 5 H1 टैग है। कितने H1 टैग है, 5 हेडिंग 1 टैग है टोटल। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसमें टोटल कुल मिला के 5 H1 टैग है, टोटल H1 टैग 5 है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपको उस 10 या तो 20 पेजेस में से आपने कोई एक वेब पेज सिलेक्ट करा, आप चाहते हो कि आप उस वेब पेज में कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहते हो। जैसे मान लो उस वेब पेज में मान लो 2 H1 टैग है, आपकी वेबसाइट में टोटल कितने H1 टैग है, 5, और आपने एक पर्टिकुलर वेब पेज चुना और उस वेब पेज में मान लो कितने H1 टैग हो गए, मान लो 2 H1 टैग है। ठीक है, 2 H1 टैग है। अगर आपको उन H1 टैग के अंदर उस पर्टिकुलर वेब पेज में उस पर्टिकुलर H1 टैग के अंदर आपको मॉडिफिकेशन लाना है, आपको उस पर्टिकुलर H1 टैग को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आप कौन सा स्टाइल शीट यूज करोगे, आप इंटरनल स्टाइल शीट यूज करोगे।
एक्सटर्नल स्टाइल शीट कब यूज करोगे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब आपको पांचों के पांचों H1 टैग जो है हेडिंग 1, ठीक है, हेडिंग 1 टैग में मॉडिफिकेशन लाना है तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करोगे। एंड अगर आपको इनलाइन स्टाइल शीट यूज करना है, इनलाइन स्टाइल शीट यूज करना है तो इनलाइन का मतलब क्या है? इनलाइन का मतलब है जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वेब पेज है, ठीक है, 10 से 20 पेज, मतलब 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट है आपकी, और उस 10 से 20 पेजेस की वेबसाइट में आपको एक पर्टिकुलर टैग के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हो, इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हो। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब कि एक पर्टिकुलर वेब पेज है, उस पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H1 टैग है या जितने भी H2 या जितने भी H3, मतलब जिसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आप पर्टिकुलर पेज में जाके, मान लो आपके पर्टिकुलर पेज में 2 H1 टैग है तो आपको दोनों H1 टैग को मॉडिफिकेशन करना है तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करोगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज कब करोगे? जब आपको पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है, पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है उनमें आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करोगे। एंड इनलाइन स्टाइल शीट कब यूज करोगे? इनलाइन स्टाइल शीट तभी यूज करोगे जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर वेब पेज सिलेक्ट कर दिया, उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर पर्टिकुलर टैग में आपको मॉडिफिकेशन करना है तब आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरनल स्टाइल शीट का, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एंड इनलाइन स्टाइल शीट का, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि आप पर्टिकुलर वेब पेज में पर्टिकुलर H1 जितने भी H1 टैग हो गए, ठीक है, आप चाहो तो H2 टैग में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर वेब पेज में एक पर्टिकुलर जितने भी टैग हो गए, जितने भी मान लो हमारी कोई वेबसाइट है 10 से 20 पेजेस की, उसमें मान लो मैंने एक पर्टिकुलर वेब पेज उठाया और उस पर्टिकुलर वेब पेज में मान लो 10 H1 टैग है। कितने H1 टैग है? 10 H1 टैग है तो आपको 10 के 10 H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना है तब आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि हमारी वेबसाइट जो है वो 10 से 20 पेजेस की है। 10 से 20 पेजेस में मान लो टोटल 20 H1 टैग है। कितने H1 टैग है? 20 H1 टैग है, ठीक है। टोटल H1 टैग कितने हैं? 20 H1 टैग है, ठीक है। तो आपने मान लो एक पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करा जिसमें 10 H1 टैग है। उस वेबसाइट के अंदर आपने एक पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करा जिसमें 10 H1 टैग है तो आपको 10 के 10 H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना है तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करोगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज कब करोगे? जब आपको जितने भी H1 टैग है पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है उन सभी H1 टैग में आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करोगे। अच्छा, इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कब करेंगे? जैसे एक पर्टिकुलर वेब पेज में एक पर्टिकुलर टैग में आपको मॉडिफिकेशन करना है तब आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे। इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा जैसे आप CSS क्लिक करोगे तो वो आपको पेज टाइटल पूछेगा। पेज टाइटल डालने के बाद अब वो आपको क्या पूछेगा? वो आपको फाइल सेव करने के लिए बोलेगा तो आप जो भी नाम से सेव करना चाहो फाइल को आप वो नाम दे देना। और क्योंकि ये HTML फाइल है तो HTML फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? .html या .htm, ठीक है। तो ऐसा फाइल को सेव करने के बाद ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, CSS स्टाइल शीट्स नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा,
ठीक है। तो उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंटरनल स्टाइल शीट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H1 टैग है उनमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करोगे। पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग है उनमें आपको मॉडिफिकेशन करना है तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एंड आप पर्टिकुलर वेब पेज में पर्टिकुलर टैग में मॉडिफिकेशन करना है तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो न्यू स्टाइल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, H1। आप चाहो तो हेडिंग 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, हेडिंग 3 भी कर सकते हो, मतलब जिसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग वन में मॉडिफिकेशन करना है तब मैं हेडिंग 1 सिलेक्ट करूंगा। अगर आप कोई पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप पैराग्राफ में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आपने कोई बॉडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब बॉडी टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप उस इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि हेडिंग में मैं जो हेडिंग दूंगा उसमें मुझे मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, H1 हेडिंग 1 सिलेक्ट करूंगा। हेडिंग 1 सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा, क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्रिएट स्टाइल रूल में क्लिक करा तो ऐसा कुछ एक एरिया ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टाइल रूल के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर हमने कौन से, देखो सिलेक्टर का मतलब सीधी भाषा में याद रख लो कि जिस टैग में आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आपका सिलेक्टर हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना था तो H1 हमारे लिए क्या हो गया, H1 हमारे लिए सिलेक्टर हो गया। जैसे आपको मान लो कोई पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करना है तो पैराग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टैब्स दिए हुए हैं, जनरल टैब, टेक्स्ट टैब, बैकग्राउंड टैब, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट, ओरल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन से टैब में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले टैब में जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप टेक्स्ट वाले टैब में जाओगे तो ऐसा आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे अनस्पेसिफाइड या प्री डिफाइंड। तो यहाँ पे इनिशियली जो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो है अनस्पेसिफाइड। आप चाहो तो प्री डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप प्री डिफाइंड पे करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अलाइनमेंट भी रख सकते हो। अलाइनमेंट आपको कैसे अलाइनमेंट, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आप अलाइनमेंट मतलब आपको सेंटर में रखना है इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हो। जैसे अगर मैं सेंटर पे, देखो अलाइनमेंट में जाके मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो वो सेंटर पे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो राइट पे क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड चला जाएगा, देखो ये राइट साइड चला गया। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये चला गया। अगर आप जस्टिफाइड करना चाहते हो देखो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रखना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने जस्टिफाइड पे करा हुआ है तो आप उसको जहां पे भी आपका मन हो वहां पे आप उसको रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटर कर लेता हूं। तो जैसे मैं सेंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं केस पे क्या है, अपर केस में लेना है, लोअर केस में लेना है या कैपिटलाइज्ड करना है। अच्छा, अपर केस का मतलब सारे कैरेक्टर्स कैपिटल हो जाएंगे। ये जितने भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हो ये सभी कैरेक्टर्स कैपिटल हो जाएगी अपर केस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अपर केस करता हूं तो देखो सभी कैरेक्टर्स किस में आ गए, सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में लिखे हुए आ गए। अगर मैं यहाँ पे लोअर केस लिखता हूं तो क्या होगा, लोअर केस में देखो सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में आ गए, छोटी एबीसीडी में आ गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैपिटलाइज करता हूं तो क्या होगा, कैपिटलाइज करने पे क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर का जो फर्स्ट लेटर है, हर एक कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर
कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कैपिटलाइज करा तो देखो हर एक कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो गया। जैसे यहाँ पे द था, द एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो द का जो टी है वो कैपिटल हो गया। क्विक, क्विक यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो क्विक का जो क्यू है वो कैपिटल हो गया। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हो गए उसका फर्स्ट अल्फाबेट, उसका फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपर केस कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स किस में आ जाएंगे, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में लिखे हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या होगा, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इटैलिक भी कर सकते हो, देखो ये इटैलिक में आ गया। अच्छा, अगर आप चाहो तो ऑब्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, ऑब्लिक में कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल में आ गया, नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल में, बिल्कुल। अब यहाँ पे आता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखो, अगर आपको बोल्ड में ले जाना है तो देखो ये बोल्ड में आ गया, बिल्कुल। अगर आपको बोल्डर में ले जाना है तो ये देखो और बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर आपको लाइटर में ले जाना है तो देखो ये लाइटर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इनहेरिटेड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, फिर आता है फॉन्ट कलर। आपको ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर, यहाँ पे देखो ये ऐसा, ये जो आप रेक्टेंगल टाइप देख पा रहे हो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऐसा एक टेक्स्ट कलर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, चलो पर्पल मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके दे दूंगा तो यहाँ पे देखो फॉन्ट कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहो तो अगर आप चाहते हो कि ग्रीन कलर दे दूं तो आप ग्रीन कलर पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना, तो ये देखो फॉन्ट कलर क्या आ गया, ग्रीन कलर का आ गया, बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि रेड कलर या ब्राउन कलर का दे दूं, डार्क ब्राउन, ठीक है, तो डार्क ब्राउन कलर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना, तो ये देखो डार्क ब्राउन कलर में आ गया, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब जो भी कलर चाहते हो आप वो यहाँ पे रख सकते हो। अगर मैं डार्क पर्पल चाहता हूँ तो डार्क पर्पल यहाँ से सिलेक्ट कर देना, आप चाहो तो कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से भी आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उस कलर में चेंज हो गया टेक्स्ट अपना, बिल्कुल। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशंस। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशंस मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब आपको ओवरलाइन चाहिए। अब देखो ओवरलाइन में क्या होगा, एक लाइन होगी जो कि ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो ये आ गई, देखो एक लाइन इस टेक्स्ट के ऊपर आ गई, तो ये ओवरलाइन कहलाता है। अब लाइन थ्रू का मतलब क्या है, लाइन थ्रू मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके थ्रू ही लाइन जाएगी, इसके थ्रू देखो यहाँ पे एक पतली सी लाइन आप देख पा रहे हो वो पास करेगी। अच्छा, अब आप चाहते हो कि अंडरलाइन करे तो अंडरलाइन कर लो। देखो अंडरलाइन में क्या होगा कि टेक्स्ट ऊपर होगा और लाइन नीचे होगी। अगर आप चाहते हो कि ब्लिंकिंग, अगर आप ब्लिंकिंग में जाते हो तो क्या होगा, ये जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये ब्लिंक करेंगे, क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, देखो ऐसी ब्लिंकिंग होगी। ठीक है, इसको ब्लिंकिंग बोलते हैं, ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे ब्लिंकिंग में। ठीक है, पर इसको ब्लिंकिंग बोलते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहाँ पे सिंपली अंडरलाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो अंडरलाइन का क्या मतलब हुआ कि टेक्स्ट ऊपर लाइन नीचे, ये अंडरलाइन। लाइन थ्रू का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके थ्रू ही लाइन पास कर गई। ओवरलाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन ऊपर कैरेक्टर्स नीचे, और ब्लिंकिंग का मतलब क्या हुआ ये। ठीक है, ये ब्लिंकिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब कैरेक्टर्स ऊपर लाइन नीचे। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जा रहा हूँ बैकग्राउंड ऑप्शन में। तो बैकग्राउंड में आप चाहो तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर होता है, तो आप उसको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है बस आपको,
तो ऐसा एक ब्लॉक बैकग्राउंड कलर, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लोगे जो आपका मर्जी हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने येलो, लाइट येलो कलर सिलेक्ट कर दिया। तो लाइट येलो कलर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर देना, ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देखो चेंज हो गया। आप चाहो कि अगर आप चाहते हो कि आप बैकग्राउंड में कोई इमेज रखो, आप बैकग्राउंड में, ठीक है, आप बैकग्राउंड में कोई इमेज रखो तो भी आप बैकग्राउंड में इमेज रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इमेज रखने के लिए यहाँ पे देखो इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको इमेज रखनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको जो भी आपको बैकग्राउंड इमेजेस रखनी है, बैकग्राउंड में जो भी आपको इमेज रखनी है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड में इमेज रखनी है, जो भी आपको बैकग्राउंड में इमेज रखनी है वो अब यहाँ से आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नहीं रखनी है, बैकग्राउंड इमेज नहीं रखनी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे देखो, यहाँ पे बॉर्डर्स पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल 4 साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मतलब ये हुआ, देखो बॉर्डर जो होती है ना, बॉर्डर का तो स्क्वायर में मिलेगी का तो रेक्टेंगल में मिलेगी। अब आपको पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, स्क्वायर की या तो रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अगर आप किसी एक साइड पे मॉडिफिकेशन करते हो, अगर आप किसी एक साइड पे मॉडिफिकेशन करते हो तो वो चारों साइड के लिए अप्लाई हो जाएगी। चारों साइड के लिए वही मॉडिफिकेशन जो आपने एक साइड के लिए करी है वो चारों साइड के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे ना तो देखो ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बट आप अगर आप चाहते हो कि हमने एक साइड पे जो मॉडिफिकेशन अप्लाई करा है, अगर आप चारों साइड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन को क्लिक कर देना। ठीक है, अच्छा, फिर देख लो यहाँ पे स्टाइल में टॉप में आप कैसे रखना चाहते हो, हिडन, सॉलिड, ठीक है, डॉटेड। देखो आप अगर मैं सॉलिड पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक ऐसा बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं डॉटेड सिलेक्ट करूंगा तो देखो ऐसा डॉट 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 वाला बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डैश सिलेक्ट करूंगा तो देखो ऐसे डैश 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 वाला बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं डबल करूंगा तो देखो ऐसी 2 लाइन वाला ऐसा बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं ग्रो सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये ग्रो है। ठीक है, तो जो भी आपकी मर्जी हो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सॉलिड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि विद, अगर आप ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है अब, ठीक है, अगर आप इस बॉर्डर की विद को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना, इस विद वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइज दी हुई है। ठीक है, 0 पिक्सल, 0 PT, 0 cm, 0 इंच, 0 मिलीमीटर, 0 PC, 0 EM, 0 EX, थीन, मीडियम, थिक। ठीक है, तो आप जो भी चाहो विद आप वो रख सकते हो। ठीक है, फिर आप अगर आपको बॉर्डर का जो ये ब्लैक कलर दिख रहा है, अगर आपको इस ब्लैक कलर को चेंज करके मान लो आपको रेड कलर करना है या मान लो आपको डार्क ब्लू कलर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ये जो साइड वाला जो है, हाँ ये यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी कलर, जो भी बॉर्डर का कलर चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स मैं यहाँ पे कोई डार्क कलर ले लेता हूँ। जैसे मैं डार्क कलर ले ये वाला कलर, मैंने ये डार्क कलर है तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, तो मैं इस वाले कलर को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे पहले बॉर्डर जो थी वो
ब्लैक कलर की थी, बट ये अभी कौन से कलर की आ गई, डार्क ब्राउन कलर की आ गई। कौन से कलर की आ गई, डार्क ब्राउन कलर की आ गई। कौन से कलर की आ गई भैया, डार्क ब्राउन कलर की आ गई। ठीक है, बिल्कुल, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर मैं ये वाला जो चेकबॉक्स है, ठीक है, इसको हटा दूं तो क्या होगा, देखो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो टॉप वाला जो साइड है, ये वाला साइड टॉप, उसमें मैंने मॉडिफिकेशन क्या करा कि उसमें मैं यहाँ पे देखो सॉलिड लिया हूं, बॉर्डर मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करा हुआ है, सॉलिड। आप चाहो तो डॉटेड भी लिख सकते हो। तो देखो ये जो टॉप वाली जो साइड है, टॉप वाली साइड वो डॉटेड आ गई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये जो राइट वाली जो साइड है वो उसको आप डैश करना चाहते हो तो आप उसको डैश भी कर सकते हो। देखो ये डैश 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 आ गई, बिल्कुल। आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो मैंने इसका कलर जो राइट वाली जो साइड है, मान लो मैंने उसका कलर कर दिया ग्रीन, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये ग्रीन कलर की आ गई। राइट साइड वाली जो राइट साइड थी जो बॉर्डर की, वो ग्रीन कलर की आ जाएगी। जैसे बॉटम जो नीचे की जो साइड है, अगर मान लो मैं उसको चाहता हूं कि वो डबल आए, ठीक है, ऐसी कुछ मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये देखो डबल करा जैसे मैंने, तो ये डबल आने लगी। ठीक है, तो फिर आप उसका जो बॉटम नीचे वाली जो साइड है उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कलर चेंज कर दिया और मैं कुछ ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो ब्लू कलर को मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक करा, तो देखो ये ब्लू कलर में आ गई, पहले ब्लैक कलर में थी। अगर आप चाहते हो कि जो लेफ्ट वाली जो साइड है, लेफ्ट वाली, उसको आप मान लो ग्रोव चाहते हो, क्या किसमें चाहते हो, ग्रूव में चाहते हो। ठीक है, तो आप ग्रूव कर सकते हो। देखो ये ग्रूव में आ गई। फिर आप इसको अगर आप चाहो कि ये जो लेफ्ट वाली जो साइड है उसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कलर चेंज कर दिया, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डार्क पर्पल कर दिया। ठीक है, डार्क पर्पल कर दिया, तो डार्क पर्पल को मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये डार्क पर्पल कलर की हो चुकी है। ठीक है, आपको शायद तक विजिबल नहीं होगा इतना क्लियरली, बट ये डार्क पर्पल हो चुकी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। बट ज्यादातर आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे अभी तक, अभी तक आपने वेबसाइट में जितने भी विजिट करी होगी, उन सभी में जितने भी साइड्स होती है वो सेम होती है। मतलब अगर ये साइड जो है वो अगर सॉलिड है फॉर एग्जांपल, तो ये जो टॉप वाली साइड है वो भी सॉलिड होगी, राइट वाली साइड भी सॉलिड और नीचे वाली साइड भी सॉलिड ही होगी। मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, मैं जस्ट बताने के लिए कि अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है, तो आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको चेक कर देता हूँ। ठीक है, चेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं जैसा था पहले वैसे कर देता हूँ। ठीक है, डैश की जगह, डॉटेड की जगह मैंने क्या कर दिया, डॉटेड की जगह सॉलिड कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से विद भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको कलर रखना हो। जैसे मान लो ब्लू कलर रखना है, लाइट ब्लू, तो यहाँ से आप लाइट ब्लू कलर भी रख सकते हो। जैसे मान लो आपको पर्पल कलर रखना है, तो पर्पल कलर को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन, तो देखो ये पर्पल कलर आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे जो बॉर्डर है, ठीक है, वो मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, तो आप ब्लैक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये ब्लैक कलर में आ गई, बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है। अब देखो बॉक्स जो है ना, बॉक्स अपन जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, बॉक्स का एक अलग से टॉपिक होता है, उसमें आप बॉक्स क्लियरली पढ़ते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉक्स, बॉक्स होता क्या है। ठीक है, अच्छा, उसमें आप क्लियरली बॉक्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो बॉक्स अभी मैं नहीं पढ़ा रहा और आपके सिलेबस में भी नहीं है बॉक्स। फिर आप यहाँ पे आते हैं लिस्ट। ठीक है, आप कोई लिस्ट अपलोड कर रहे हो तो लिस्ट स्टाइल इमेज यहाँ पे आप डाल सकते हो। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा।
ठीक है, अभी मैं नहीं डाल रहा, ठीक है, क्योंकि और आपके सिलेबस में भी नहीं है, और आता है ओरल, ठीक है, ओरल में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे देखो, मैं जनरल वाले टैब में मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो तो जैसे ही यहाँ पे पहले ब्लैंक था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करी, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट अलग अलग कलर में, देखो टेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर येलो लिखा हुआ था, बैकग्राउंड में देख लो, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो चूज करा हुआ था, तो यहाँ पे भी देखो बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, ठीक है। मैंने टेक्स्ट कलर देखो कुछ डार्क ग्रीन जैसा रखा हुआ था, टेक्स्ट कलर डार्क ग्रीन आ गया, और अंडरलाइन भी करा हुआ था तो अंडरलाइन, और अपर केस लिया हुआ था तो सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में आ गए, और फॉन्ट स्टाइल क्या था, नॉर्मल था, ठीक है, और अंडरलाइन था। और बॉर्डर्स में देखो, मैंने बॉर्डर को सॉलिड दिया हुआ था, ठीक है, तो बॉर्डर सॉलिड आ जाएगा। बट जैसे मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूं तो मैंने जितने भी मॉडिफिकेशन करा वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब CSS आपको देखो, यहाँ पे आपको सोर्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। CSS ने खुद ब खुद मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब जैसे जैसे आप मॉडिफाई करते गए CSS कोडिंग करता गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा यहां से लेके यहां तक पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा कोडिंग वाला पार्ट है, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस केवल यहाँ पे टेक्स्ट में जाके बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, बॉक्स, लिस्ट और ओरल में जाके आपको केवल मॉडिफिकेशन करना है, केवल चेंजेस करना है। आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। कोडिंग कौन लिखेगा, कोडिंग CSS लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड लिया हुआ था, बॉर्डर स्टाइल देख लो, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिया हुआ था बिल्कुल, और बॉर्डर बैकग्राउंड ब्लैक, सही बात है। ये जो बॉर्डर था, बॉर्डर का जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक था, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, बॉर्डर कलर ब्लैक था, बिल्कुल। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन करा था, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है। फॉन्ट वेट बोल्ड, बिल्कुल यहाँ पे देख लो, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। तो हमने जितने भी मॉडिफिकेशन करे, जितने भी चेंजेस करे, वो सारे चेंजेस का जो कोडिंग है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। और ये कोडिंग किसने लिखी है, ये कोडिंग हमने नहीं लिखी, ये कोडिंग CSS ने लिखी है, कास्केडिंग स्टाइल शीट ने लिखी है, प्रोग्राम ने ये कोडिंग लिखी है, ठीक है। और ये जो स्टाइल रूल है ये किसके लिए वैलिड है, ये किस में मॉडिफिकेशन करा, ये H1 टैग के लिए मॉडिफिकेशन करा। किसके लिए, H1 टैग के लिए, H1 टैग के लिए आपने मॉडिफिकेशन करा। मतलब आपकी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग हो गए, आपकी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H1 टैग हो गए, उन सभी में ये मॉडिफिकेशन, ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ये चेंजेस हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, क्या होगा, सबसे पहले आपको फाइल को सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+S करना है। Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे फाइल मेनू बार में फाइल मेनू के अंदर जाके यहाँ पे सेव कर सकते हो फाइल को, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम। मैं वेलकम को क्या कर रहा हूं, मैं वेलकम को यहाँ पे सिलेक्ट करा, मैंने वेलकम को यहाँ पे क्या करा, मैंने वेलकम को यहाँ पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मेनू बार में फॉर्मेट मेनू के अंदर जाके यहाँ पे मैं पैराग्राफ में जा रहा हूँ। फॉर्मेट, ध्यान रखना, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाके पैराग्राफ में जा रहा हूँ। पैराग्राफ में जाने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही हेडिंग 1 पे H1 पे क्लिक करूंगा, वैसे ही क्या होगा, देखो जो हमने मॉडिफिकेशन CSS में करा था वही मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है।
देखो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो लिखा हुआ था, तो बैकग्राउंड कलर देखो येलो आया। बॉर्डर देखो सॉलिड आई बिल्कुल, और बॉर्डर कलर क्या आया, ब्लैक बिल्कुल। और हमने, आपको याद हो तो जो अलाइनमेंट था वो हमने सेंटर में रखा था, तो देखो अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर में आया है। ठीक है, आपको सेंटर में अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीएसएस ने खुद कर दिया, बस आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। सीएसएस आपने क्या करा, आपने कुछ चेंजेस करे, सीएसएस उस चेंजेस को कोडिंग में कन्वर्ट कर रहा था। सीएसएस खुद कोडिंग किसने करी, हमने करी नहीं, कोडिंग हमने नहीं करी, तो कोडिंग किसने करी, कोडिंग प्रोग्राम ने करी। ठीक है, तो ये कोडिंग कौन कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जितने भी वेब पेजेस बनाए होंगे, एक पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H1 टैग है, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर पेज है वेबसाइट में, उस पर्टिकुलर पेज में मान लो पर्टिकुलर H2 टैग है। कौन सा टैग है, H2 टैग है, जिस पर आपको मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, सीएसएस अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे फिर से CSS अप्लाई कर रहा हूं, तो जैसे मैं यहाँ पे CSS पे क्लिक करा तो ऐसे एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं H2 टैग में, किसमें, H2 टैग में मॉडिफिकेशन चाहता हूं। मान लो हमारे पास वेबसाइट है और वेबसाइट में पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H2 टैग है, जितने भी हेडिंग टू टैग है, उन सभी में आप मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। कैसे करना है, फिर से वही CSS, तो यहाँ पे मैं CSS पे क्लिक कर रहा हूं। CSS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है CSS का, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा वापस से जैसे पहले ओपन हुआ था वैसा ही एक डायलॉग बॉक्स वापस से ओपन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आपको हेडिंग 2 सिलेक्ट करना है। अगर आप पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तब भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो पैराग्राफ में। ठीक है, क्योंकि मैं हेडिंग 2 में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, मतलब पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H2 टैग हो गए, जितने भी हेडिंग 2 टैग हो गए, उन सभी में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो पर्टिकुलर वेब पेज में, तो आप कौन सा स्टाइल शीट यूज करोगे, इंटरनल स्टाइल शीट यूज करोगे। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो इनिशियली ये जो स्पेस है वो ब्लैंक है, बट जैसे ही मैं चेंजेस करूंगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, CSS खुद ब खुद कोडिंग करेगा। हमको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग कौन करेगा, प्रोग्राम करेगा। हमको तो केवल क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करने हैं। फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे अनस्पेसिफाइड या प्री डिफाइंड जो भी आपका मन हो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज आप चाहो तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्मॉल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लार्ज पे क्लिक कर रहा हूँ तो लार्ज हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे एक्स लार्ज पे क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी फॉन्ट साइज हो जाएगी, अगर मैं मीडियम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मीडियम है। ठीक है, अलाइनमेंट अगर मैं राइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा। केस कौन सा, अपर केस लोअर केस पता चलेगा ना, सारे स्मॉल में आ जाएंगे। अपर केस मतलब सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में, और कैपिटलाइज मतलब सभी कैरेक्टर का हर एक जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। तो चलो इस बार मैं कैपिटलाइज कर देता हूं। ठीक है, तो देखो सभी कैरेक्टर का जो पहला लेटर है, ध क्या है, कैरेक्टर है, तो उसका जो पहला लेटर है या पहला अल्फाबेट कह दो, ठीक है, टी, वो कैपिटल में हो गया। क्विक का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो गया। ब्राउन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो गया। और फॉन्ट स्टाइल, कौन सा स्टाइल रखना है आपको, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। ठीक है, तो आप चाहो तो इटैलिक भी रख सकते हो, मान लो हमने इटैलिक रख दिया इस बार। अच्छा, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, आप चाहो तो बोल्डर भी लिख सकते हो, आप लाइटर भी रख सकते हो, या आप नॉर्मल भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर कलर, आपको कलर चेंज करना है फॉन्ट का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। ये जो ग्रे कलर का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना। तो एक ऐसा टेक्स्ट कलर नाम का डायलॉग बॉक्स, टेक्स्ट
टेक्स्ट कलर नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट कलर रखना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर में फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो यहाँ पे पर्पल कलर सिलेक्ट कर दिया। तो पर्पल सॉरी थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है। पर्पल कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो पर्पल कलर में आ गया। बिल्कुल। अब आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप ओवरलाइन भी कर सकते हो, ब्लिंकिंग भी कर सकते हो। चलो इस बार ब्लिंकिंग करते हैं। तो देखो ऐसे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आते हैं बैकग्राउंड पे। तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका मन हो, ठीक है। जैसे मान लो इस बार मैं बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने चलो एक बार इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इमेज, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास इमेजेस होगी वो सारी इमेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आप कोई भी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज सिलेक्ट कर दी, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ आधा ही, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है ना, जो नॉर्मल इमेजेस होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए पूरा नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस इमेज को सेंटर, ये लेफ्ट साइड इमेजेस है, अगर आप चाहते हो कि इस इमेज को मैं सेंटर में रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। सेंटर में देखो, अगर आप इमेज, ये जो इमेज है अगर आप चाहते हो कि उसको राइट साइड में होना चाहिए तो आप उसको राइट साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेंटर पे कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये जो इमेज है उसको सेंटर पे रखना है तो आप सेंटर पे क्लिक कर देना। तो देखो ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो बॉटम पे चाहते हो इस इमेज को तो आप बॉटम पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ कि अभी मुझे ये इमेज टॉप में चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे उसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। ओपेसिटी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम देखो, मिनिमम आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी ओपेसिटी होती है, मैक्सिमम ओपेसिटी 1 होती है, ठीक है। हाईएस्ट ओपेसिटी 1 होती है। अब आते हैं बॉर्डर पे। तो ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल, अभी बता दिया ना डिफरेंस क्या क्या है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे पहले से ये ऑप्शन क्लिक करके रखता हूँ। अच्छा, ये जो टॉप वाली जो साइड होगी ना उस पे मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। जो मॉडिफिकेशन मैंने टॉप वाली साइड पे करा है वही मॉडिफिकेशन लेफ्ट वाली साइड पे, बॉटम वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टॉप वाली साइड में बोल रहा हूँ कि मुझे, चलो इस बार मुझे डैश वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आप उस यहाँ पे चाहो तो विद भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ये जो बॉर्डर है आप उस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ये जो टॉप वाला जो ऑप्शन है ना कलर में, हाँ, वह यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे टेक्स्ट कलर नाम का एक डायलॉग बॉक्स फिर से जनरेट हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप बॉर्डर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये बॉर्डर क्या हो गई, यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डर हो गई, बिल्कुल। आप चाहो तो बॉक्स, देखो बॉक्स जो है ना इतना यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। सही बताओ तो बॉक्स इतना यूजफुल नहीं होता, ठीक है। कोई नहीं, आप चाहो तो रख सकते हो बॉक्स को, ठीक है। आप एक बार होमवर्क में ये काम करना कि आप बॉक्स को इंसर्ट करना, लिस्ट भी चाहो तो रख सकते हो और ऑरल भी चाहो तो रख सकते हो। मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जनरल पे जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जनरल पे जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन करे हैं वो सभी मॉडिफिकेशन यहाँ पे एज अ कोडिंग मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल डैश रखी थी, बिल्कुल। बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर फॉन्ट फैमिली दिस, फॉन्ट साइज मीडियम, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, ये देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट देखो राइट। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, ग्रीन, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर क्या आ गया, वायोलेट, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी हमने जितने भी चेंजेस करे हैं वो सब यहाँ पे चेंजेस एज अ कोडिंग हमें दिखाई देंगे, ठीक है। CSS के अंदर ये कोडिंग किसने लिखा है, ये कोडिंग CSS ने लिखा है, प्रोग्राम ने लिखा है, हमने नहीं लिखा। हमने क्या करा, हमने केवल चेंजेस करे,
ठीक है, हमने जो जो चेंजेस करे वो चेंजेस प्रोग्राम एज अ कोडिंग करता गया और हमें यहाँ पे एज अ कोडिंग दिख रहा है। ठीक है, हमें तो केवल क्या करना है, हमें तो केवल चेंजेस करने हैं, कोडिंग की चिंता हमें नहीं करनी। कोडिंग कौन करेगा, कोडिंग प्रोग्राम करेगा, कोडिंग सीएसएस करेगा। अच्छा, ये जितने भी चेंजेस है ये किसके लिए वैलिड है, यहाँ पे सिलेक्टर क्या लिखा हुआ है, H2, मतलब जितने भी पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H2 टैग वाले होंगे, जितने भी H2 टैग्स होंगे उन सभी में ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे वो जो डायलॉग बॉक्स था वो क्लोज हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, चलो वेलकम टू इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू इंडिया। तो इसको वेलकम टू इंडिया को सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, मेनू बार के अंदर। मेनू बार के अंदर किस में जाना है, फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में किस में जाना है, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जाने के बाद क्या करना है, आपको हेडिंग 2 देना है, हेडिंग 2। तो हमने जितने भी हमने हेडिंग 2 में जो भी मॉडिफिकेशन करा है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखो हेडिंग 2 आ गया, वेलकम टू इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल को। देखो यहाँ पे आ गया वेलकम टू इंडिया। और यहाँ पे देखो बॉर्डर आ गई, देख लो रेड कलर की बॉर्डर है। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर देख लो, वेलकम टू इंडिया, वही हमने जो सिलेक्ट करा था वही आया, बिल्कुल। ठीक है, तो आप ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीएसएस होता है। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, मान लो आपने एक पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट का पेज ओपन करा है, पर्टिकुलर वेब पेज ओपन करा है। अब उस पर्टिकुलर वेब पेज में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। मान लो उस वेब पेज में, मान लो उस पर्टिकुलर वेब पेज में 5 H1 टैग है। अब उस 5 H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, पांचों के पांचों H1 टैग में जो उस पर्टिकुलर वेब पेज में है उसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप किसकी मदद लोगे, इंटरनल स्टाइल शीट की मदद लोगे। इंटरनल स्टाइल शीट कहाँ पे है, सीएसएस के अंदर। ठीक है, इंटरनल स्टाइल शीट की मदद लोगे। अगर आपको पूरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है उन सभी पेजेस में जितने भी H1 टैग हो गए उनमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करोगे। एंड अगर आप पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर पर्टिकुलर टैग के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल शीट थी और ये पूरा सीएसएस का एक कंसेप्ट था। सिलेक्टर क्या होता है, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना है तो आप सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करोगे, H1। अगर आपको H2 में मॉडिफिकेशन करना है तो H2। अगर आपको पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करना है तो आप पैराग्राफ पे क्लिक करोगे। ठीक है, जिसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना है एज अ सिलेक्टर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सिलेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेक्टर बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब क्या चेंजेस करना चाहते हो आप, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, ये सारी क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब है कि क्या करना चाहते हो। मतलब जैसे आप मान लो आपने फॉन्ट रखा बोल्ड, तो बोल्ड क्या है, फॉन्ट क्या हुई, फॉन्ट एक प्रॉपर्टी हुई। फॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ था ना यहाँ पे, फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था फॉन्ट स्टाइल। तो ये इटैलिक फॉन्ट स्टाइल क्या हुआ, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी हुआ। और उस फॉन्ट स्टाइल में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखो इटैलिक। तो इटैलिक क्या है, वैल्यू है। ठीक है, मैं वही यहाँ पे बताना चाह रहा था। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखी हुई थी ना कि H1 क्या है, सिलेक्टर, मतलब जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है। और कौन सा मॉडिफिकेशन करना है, तो उसका कलर चेंज करना है। तो कलर क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। और कौन सा कलर चेंज करा आपने, ग्रीन। तो ग्रीन क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको ये क्या हो गया, ये पूरा सिंटेक्स हो गया सीएसएस का। तो आई होप ये सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स ऑफ सीएसएस आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन अब एक बार टेक्स्ट बुक में
तो यहाँ पे देखो ये ऐसा एक, जैसे आप CSS पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, बिल्कुल ओपन हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, assume that we want to design a website and the heading on all the web pages should follow a particular style. For example, heading 1 inserted in the web pages should follow the style as given. Font, time, Roman, case, upper case, हमने सब कुछ देख लिया है। अलाइनमेंट सेंटर अलाइन, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, हमने सब कुछ ये डिटेल में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लिया है। ठीक है, ये CSS का कास्केड बटन इसको बोलते, क्या बोलते हैं, कास्केड बटन। कास्केड बटन का सिंबल है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा है। CSS स्टाइल शीट, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, हमने बताया था ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जैसे आप इस वाले बटन पे क्लिक कर देते तो वो स्क्रॉल डाउन होके डिफरेंट ऑप्शन आते थे, बॉडी टेक्स्ट, पैराग्राफ, H1, H2, H3 वगैरह वगैरह हमने देखा था। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है। यहाँ पे देखो इंटरनल स्टाइल शीट, पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जितने भी H1 टैग्स है उनमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करोगे। अब पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग्स है उनमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 टैग्स है उनमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करोगे। एंड इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब कि पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर, पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर पर्टिकुलर टैग के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमने सब देखो यहाँ पे CSS स्टाइल शीट हमने ऐसा भी दिखा था, इंटरनल स्टाइल शीट H1 ये सब आया था। बिल्कुल यहाँ पे देखो सिलेक्टर H1 मतलब H1 के अंदर हेडिंग 1 के अंदर, और यहाँ पे कौन सा है, इंटरनल स्टाइल शीट मतलब पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जितने भी H1 टैग्स होंगे उनमें आपको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा था बिल्कुल, ये जनरल टैब, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, बॉक्स, लिस्ट, ऑरल। ठीक है, ये सारे हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है। यहाँ पे देखो CSS स्टाइल शीट, अनस्पेसिफाइड, प्री डिफाइंड, तो हमने अनस्पेसिफाइड पे था पहले, फिर हमने प्री डिफाइंड पे करा था। यहाँ पे देखो अलाइनमेंट सेंटर, केस, अपर केस, जो भी आप चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल जो भी आपकी मर्जी हो वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, और ये हमने ओपेसिटी वगैरह देख लिया था, बैकग्राउंड कलर भी देख लिया था। ठीक है, बैकग्राउंड में आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप, ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम ओपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम ओपेसिटी 1 के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल, तो आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर बॉक्स ऐसा ओपन हुआ था, बिल्कुल ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में, ठीक है, ऐसा बैकग्राउंड कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। फिर हमने बॉर्डर्स पे आ गए थे। देखो ऐसे मैंने बोला था ना, ऑल 4 साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल। हमने देखा था जब ये क्लिक होता है तो क्या होता है, जब ये अनचेक होता है तब क्या फर्क पड़ता है, हमने वो भी डिफरेंस बताया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो बॉर्डर में जो टॉप बॉर्डर है वो डॉटेड है। ठीक है, आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो टॉप वाली साइड का। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऐसा भी बताया था, देखो यहाँ पे कि हमको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कोडिंग किसने करी है, प्रोग्राम ने कोडिंग करी है। कोडिंग क्या हमने करी है, नहीं, हमने कोडिंग नहीं करी, हमने केवल चेंजेस करे। कोडिंग किसने की, प्रोग्राम ने। कोडिंग किसने की, CSS ने की कोडिंग, CSS ने कोडिंग करी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हमने सिलेक्टर H1 मतलब ये सारे चेंजेस किसके लिए है, ये सारे चेंजेस H1 टैग के लिए है। पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जितने भी H1 टैग्स हो गए उन सभी में ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना था, फिर आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना था।
ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। जितने भी H1 हेडिंग 1 टैग्स हो गए, जितने भी H1 टैग्स हो गए, उन सभी में ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंटरनल स्टाइल शीट ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मॉडिफिकेशन हो गया, जैसा हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके बताया था ये मॉडिफिकेशन। ठीक है, गुजरात टूरिज्म। ठीक है, अच्छा हाँ, ये रह गया। अब यहाँ पे मैं कंपोजर में चलता हूं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने जितने भी अभी CSS अप्लाई करे, अगर आपको उन सभी की कोडिंग देखनी है तो दो तरीके से आप उसकी कोडिंग देख सकते हो। एक तो CSS में जाके भी देख सकते हो, जैसे मान लो मैं हेडिंग 1 के लिए बोल रहा हूँ, हमने ये जो लिखा हुआ था ना, हाँ ये हेडिंग 1 पे लिखा हुआ था, तो अपन चलो CSS में जाके देखते हैं इसकी कोडिंग। तो CSS में गए, फिर हेडिंग 1, ये जो हेडिंग 1 है ना, हाँ उस पर क्लिक करा, तो देखो ये पूरी कोडिंग आपके सामने डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अच्छा अगर आप हेडिंग 2, ये जो नीचे वाला जो ब्लिंक कर रहा है ना, वो हमने हेडिंग 2 में लिखा था, तो यहाँ पे आप हेडिंग 2 पे क्लिक कर सकते हो। तो ये जितने भी कोडिंग करी हुई है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दो तरीका है, जो भी कोडिंग करी है प्रोग्राम ने जो भी कोडिंग करी है उसको देखने के लिए दो तरीके होते हैं। का तो आप डायरेक्टली CSS में जाके देख लो कि प्रोग्राम ने क्या कोडिंग करी है, का तो आप यहाँ पे सोर्स वाला जो ऑप्शन है, सोर्स, हाँ उस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप सोर्स पे क्लिक करोगे, तो देखो सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोडिंग दिखाई देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे H1 के लिए प्रोग्राम ने क्या कोडिंग करी है, ये अभी मैंने आपको बताया था CSS में जाके। अब H2 के लिए भी मैंने आपको बताया था CSS में जाके कि प्रोग्राम ने क्या कोडिंग करी है H2 के लिए। ठीक है, ये पूरी देखो, ये पूरी प्रोग्राम ने कोडिंग करी है, हमने एक भी कोडिंग नहीं करी है। ठीक है, ये सारा किसने कोडिंग करा है, ये सारा प्रोग्राम ने कोडिंग करा है। हमको कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल चेंजेस करने हैं। ठीक है, हमें केवल चेंजेस करने हैं। तो फाइल को क्या कर दिया मैंने, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर आपको कोडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे सोर्स में जाके कोडिंग देख सकते हो। ठीक है, सोर्स में जाके कोडिंग देख सकते हो। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ CSS एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS। अब CSS के क्या क्या एडवांटेजेस है, CSS के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ है वो प्लस जो दूसरा पैराग्राफ है वो, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपको पक्के से आने चाहिए CSS में, क्योंकि 1 मार्क का MCQ बोर्ड में आया हुआ है पहले। ठीक है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन we can say that CSS allows us to set the format of the website without changing the underlying structure. By separating the layout and format properties of the website from its underlying logical structure, we can make changes to the website without the fear of accidentally changing the data. CSS क्या करता है, CSS पहले क्या था, जब CSS नहीं था तो हमें पूरा डाटा इरेज करके उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर वही सेम डाटा लिखना पड़ता था। तो उससे क्या होता था कि एक फियर रहता था, एक डर रहता था कि हमने जो डाटा लिखा हुआ है वो चेंज ना हो जाए, कुछ राइटिंग मिस्टेक ना हो जाए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ऐसा पहले फियर था, ऐसे पहले डर था कि हमने दोबारा से जो डाटा लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस ना हो जाए। ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए, वैसे फियर होता था, ऐसा डर होता था। बट CSS ने क्या कर दिया, CSS ने वो डर खत्म कर दिया। ठीक है, CSS बोल रहा है आप कुछ नहीं, बिंदास, आपको वापस से दोबारा से
वही डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल मॉडिफिकेशन करो, ठीक है। CSS खुद ब खुद कोडिंग कर देगा। The web designer's job is made easier as to change the style of an element. He only needs to make modifications in the CSS file. जो वेब डिजाइनर है उसको केवल CSS फाइल में जाके मॉडिफिकेशन ही करना है, उसको पूरा सोर्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। Since we have to set the style for each element only once, बस आपको केवल एक ही बार CSS अप्लाई करना है, ठीक है। बिल्कुल, आप केवल एक ही बार CSS जो स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या करेगा, फिर CSS वो स्टाइल को अप्लाई करता रहेगा, जब भी नीडेड होगा तब अप्लाई करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने H1 टैग में हेडिंग दिया और फिर आपने कुछ पैराग्राफ लिख के वापस से H1 टैग कुछ लिख रहे हो H1 टैग में, ठीक है। अगर आपने चाहा कि आप उस H1 टैग में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप CSS की मदद से एक बार केवल स्टाइल चेंज कर सकते हो। फिर ऐसे जितने भी उस पर्टिकुलर वेब पेज में जितने भी H1 टैग आएंगे उन सभी में CSS खुद ब खुद मॉडिफिकेशन करेगा। अब आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, अब CSS वो मॉडिफिकेशन करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कंपोजर में चलते हैं। कंपोजर में जाके मैं न्यू लाइन में आ गया। जैसे मान लो कि मैं पहले फाइल को सेव कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं गुजरात टूरिज्म, ठीक है। मैंने गुजरात टूरिज्म लिखा, मैंने गुजरात टूरिज्म को सिलेक्ट करा। गुजरात टूरिज्म को सिलेक्ट करने के बाद मैं मेनू बार में फॉर्मेट मेनू के अंदर गया। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाने के बाद मैं पैराग्राफ में गया। पैराग्राफ में जाने के बाद मान लो मैं इसको हेडिंग 1 में लिखना चाहता हूँ। किसमें? हेडिंग 1 में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने हेडिंग 1 में सिलेक्ट करा। तो जैसे ही मैं हेडिंग 1 में सिलेक्ट करूंगा तो वैसे ही देखो, जैसे ये वाला जो ऊपर वाला जो था ये मैंने हेडिंग 1 में लिखा था विद द हेल्प ऑफ CSS, वैसे ही ये हेडिंग 1 में लिखा हुआ है। बट हमने एक बार क्या हुआ था कि हमने एक बार स्टाइल अप्लाई कर दिया था, फिर हमको दोबारा से स्टाइल अप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई। फिर CSS ने ही स्टाइल अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल गुजरात टूरिज्म लिख के सिलेक्ट करा था और हेडिंग 1 दिया हुआ था, क्योंकि हमने एक बार हेडिंग 1 में स्टाइल अप्लाई कर दी थी, तो हमें दोबारा से स्टाइल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने केवल गुजरात टूरिज्म लिखा और गुजरात टूरिज्म लिखने के बाद फॉर्मेट मेनू में गए और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हेडिंग 1 सिलेक्ट कर दिया। वो खुद ब खुद हेडिंग 1 में जितने भी मॉडिफिकेशन हमने करी थी वो मॉडिफिकेशन डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको केवल ये वही बता रहा है, आपको केवल एक ही बार स्टाइल अप्लाई करना है, फिर दोबारा से वो CSS देख लेगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपको केवल एक ही बार स्टाइल अप्लाई करना है, फिर जितने भी ऐसे H1 टैग आएंगे CSS उन सभी H1 टैग में मॉडिफिकेशन करता रहेगा खुद ब खुद। आपको अब कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक HTML या हर एक H1 टैग के लिए अब आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये फायदा करा दिया CSS ने। The CSS has less code compared to that in HTML। सही बात है भाई, CSS का जो कोड है, जो आपने यहाँ पे देखा CSS का कोड, वो देखो CSS का कोड तो कितना छोटा है भाई। HTML टैग हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था उसमें तो कितना लंबा लंबा लिखना पड़ रहा था। CSS में तो ऐसा है ही नहीं। CSS में देखो कितना छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। कोडिंग इसमें छोटी हो गई, ठीक है। आपको छोटे छोटे कोड लिखने पड़ रहे हैं, बल्कि जो HTML है उसमें आपको बड़े बड़े कोड लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है HTML एंड CSS में। HTML एंड CSS में ये डिफरेंस होता है कि आपको HTML में बड़े बड़े कोड लिखने पड़ रहे थे, जबकि CSS में बहुत ही छोटे कोड लिख के भी काम हो रहा है। और कोडिंग किसने करी?
हमने करी क्या कोडिंग? नहीं, कोडिंग प्रोग्राम ने करी है, कोडिंग CSS ने करी है। Thus the web pages will load faster। उससे क्या होगा? उससे जो वेब पेजेस है, जो वेब पेज, देखो कोडिंग जितनी बड़ी होगी उतना लोडिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, कोडिंग जितनी छोटी करोगे उतना वेब पेज लोड होने में कम टाइम लगाएगा, जल्दी वेब पेज अपलोड हो जाएगा, जल्दी वेब पेज लोडिंग हो जाएगी वेब पेज की, ठीक है। यूजिंग CSS मेक वेबसाइट डिजाइनिंग क्विक एंड एफिशिएंट। CSS से क्या हुआ? वेबसाइट डिजाइनिंग, आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन अच्छी तरीके से कर सकते हो और फास्ट तरीके से कर सकते हो और एफिशिएंटली कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल एक बार CSS में स्टाइल अप्लाई कर देना है, फिर CSS क्या करेगा? खुद ब खुद स्टाइल अप्लाई करता रहेगा जहां पे जरूरत होगी। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS। द CSS कंपैटिबिलिटी वेरीज विद डिफरेंट ब्राउजर। सही बात है। अब देखो CSS क्या होता है, कई बार ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग ब्राउजर में CSS की अलग अलग कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे गूगल क्रोम है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम ही ले लो आप, तो गूगल क्रोम में CSS की कंपेबिलिटी अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा रन हो जाता है CSS वहां पे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, वो भी तो एक वेब ब्राउजर ही है, तो उसमें CSS उतना अच्छे से रन नहीं हो पाता, उसमें CSS की जो कंपैटिबिलिटी है वो कम है, ठीक है। तो अलग अलग कंपैटिबिलिटी होती है अलग अलग ब्राउजर के साथ CSS की, ठीक है। अच्छा, दिस मीन्स दैट सम ऑफ द स्टाइल शीट फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर्स। कई ब्राउजर्स ऐसे भी होते हैं जो CSS को सपोर्ट नहीं भी करते। एंड द स्टाइल कैन नॉट बी डिस्प्ले एज पर द यूजर्स डिजाइन। और जो स्टाइल्स जो यूजर ने डिजाइन करी है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, वो उस ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं हो पाती, ठीक है। बट नाउअडेज द लेटेस्ट ब्राउजर वर्जन्स आर मोर स्टैंडर्ड कंप्लेंट एंड द कंपैटिबिलिटी इश्यू हैज रिड्यूस्ड। बट अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत लेटेस्ट ब्राउजर्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट ओपेरा मिनी, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेटेस्ट ब्राउजर आ रहे हैं, लेटेस्ट ब्राउजर के वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कंप्लेंट थी कि कंपैटिबिलिटी CSS की वेरी करती है अलग अलग ब्राउजर्स के साथ, वो कंप्लेंट कम होने लगी, ठीक है। मतलब अब आप देखो कि CSS ऑलमोस्ट हर एक ब्राउजर में रन हो जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है। अब वो कंप्लेंट नहीं रहेगी, अब वो कंप्लेंट कम हो चुकी है कि CSS, पहले क्या होता था कि CSS जो है ना वो कुछ ही ब्राउजर, या ऐसा कहते हो कि कुछ ही ब्राउजर CSS को सपोर्ट करते थे, बट अब क्या हो रहा है, नाउअडेज सारे ब्राउजर्स CSS को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कंपैटिबिलिटी थी वो कम हो गई, वो जो इश्यू आ रहे थे नॉट सपोर्टिंग के वो कम हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट। तो अभी टाइमिंग हो चुका है, जो लेक्चर था वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आई होप जावास्क्रिप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी आसान ही है। तो चलिए बच्चों, आज यही तक ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और काफी महीनों बाद ये वीडियो आई है, तो थोड़ा गैप हो गया बीच में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो की क्वालिटी सब अच्छी लगी होगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, कुछ इश्यूज थे जो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, उसकी वजह से वीडियो डिले हो रही है अपलोड होने में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं कभी भी, और मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स है, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इतना काम कर देना बस, ठीक है। केवल शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। बाकी मैं आपसे कभी भी लाइक नहीं मांगूंगा, कभी भी सब्सक्राइबर नहीं मांगूंगा, ठीक है। तो आप बस इस वीडियो को क्या कर देना, इस वीडियो को आपको शेयर करना है,
जो भी नीडी स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जो सच में कुछ क्वालिटी एजुकेशन पाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। CSS एक पूरा नया कंसेप्ट है। आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपको पूरा CSS तक, यहाँ तक डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS तक आपको पूरा कंप्लीट रीडिंग कर देना है एक टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का CSS तक कंप्लीट रीडिंग कर देना है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर अपन जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसका भी आपको अलग से होमवर्क मिल जाएगा। और आपको क्या बोलो, अब आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, CSS तक, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ क्वालिटी एजुकेशन जैसा लगा होगा। और जो भी खामियां है, जो भी कंप्लेंट्स है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं चाहूँगा कि वो जो कंप्लेंट्स है वो कम हो जाए। ठीक है, ऐसी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके।